ओके, चलिए आज हम कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, ठीक है ना, कम्युनिकेशन सिस्टम से। और कुछ 10 से 15 क्वेश्चंस हैं आपके, बेहतरीन क्वेश्चंस हैं इसमें, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन, इसको आप सॉल्व करेंगे, ठीक है, मेरे साथ साथ। ठीक है, सो स्टार्ट करें हम लोग क्वेश्चंस को, उसके बाद हम लोग देखेंगे डिजिटल कम्युनिकेशन के पार्ट को। सो स्टार्ट करें। चलिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या रहा है आपका, देखिए ध्यान से। ओके विवेक, चलिए क्वेश्चन क्या रहा है, लेट सी टी इक्वल टू ए सी इंटू कॉस ऑफ ओमेगा सी टी and m of t equal to cos of omega mt. It is given that fc is greater than equal to 5 fm. The signal ct plus mt is applied to the input of a non-linear device whose output v naught t is related to the vit. आपको मैंने पढ़ाया था कि अगर नॉन लीनियर डिवाइस में अगर आप जो है कर रहे हैं तो यहाँ पर आप एम जनरेशन, नॉन लीनियर डिवाइस के थ्रू एम जनरेशन आपको मैंने पढ़ाया था, है ना, where a and b are positive constant. The output of the non-linear device is passed through an ideal band pass filter with centered frequency fc and bandwidth is 3 fm. इसका मतलब ये है कि ये आपको दिया हुआ mt, your mt. Now this is added with your ct. Now whatever your output, this is passes through the non-linear device. Non-linear device and non-linear device, let's say this input is vi and this is your v naught t. So your v naught t is related with a times of vit plus b times of vi square t. आपको मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, दिस इज योर नॉन लिनियर स्क्वायर लॉ डिवाइस, है ना, जनरेशन ऑफ एएम में आपको ऑलरेडी बहुत अच्छे तरीके से मैं पढ़ा चुका हूं। आगे क्या रहा है आपका, यहां तक क्लियर है सबको? आगे क्या रहा है, ए एंड बी क्या है आपके, पॉजिटिव कांस्टेंट है। द आउटपुट ऑफ ए नॉन लीनियर डिवाइस इज पास्ड थ्रू एन आइडियल बैंड पास फिल्टर। अब इसको जो पास कर रहे हैं हम एक आइडियल बैंड पास फिल्टर से, एंड जिसका सेंटर्ड फ्रीक्वेंसी एफसी है एंड बैंडविड्थ कितना है, 3 एफएम है, एंड बैंडविड्थ इज 3 एफएम, मतलब एक सेंटर्ड फ्रीक्वेंसी एफसी है, दिस इज एफसी एंड बैंडविड्थ इज 3 एफएम। ये आपका आइडियल बैंड पास फिल्टर है। टू प्रोड्यूस एंड एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, यहाँ पर जो आउटपुट देगा वो क्या देगा, आपका एएम सिग्नल देगा आउटपुट, है ना। आगे कह रहा है आपसे, आगे कह रहा है, it is desired to have the sideband power of AM wave to be half of the carrier power, then find A by B ratio. Okay, कह रहा है कि जो साइडबैंड पावर है, टोटल साइडबैंड पावर जो है of the AM to be half of the carrier power, मतलब total sideband power is equal to half of the carrier power, then A by B का वैल्यू बताइए क्या होगा। बड़ा इजी है, आपको पता है सर ये दिख नहीं रहा है। यस यस सर, ये आपका पेन बहुत लाइट है सर, ये दिख नहीं रहा है उसमें, प्लीज पेन का कलर चेंज कर दीजिए। ये दिख रहा है, ब्लैक सर ब्लैक दिख रहा है, यस सर, यस सर। ओके, तो यहाँ पर आपको जो दिया हुआ है कि टोटल साइडबैंड पावर इज इक्वल टू हाफ ऑफ द कैरियर पावर, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको, है ना, और आपसे पूछा जा रहा है कि ए बाय बी का वैल्यू बताइए कितना होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो अगर आपने क्लास किया होगा तो आपको मैंने पढ़ाया होगा कि जो एएम सिग्नल बनेंगे यहाँ पे इक्वेशंस एएम सिग्नल्स का नॉन लीनियर डिवाइस से, वो एएम सिग्नल्स का क्या बनेगा,
एस ए एम टी ए सी डैश लिमिट क्या बनेगा ए सी डैश 1 प्लस, यहाँ पर क्या बनेगा 1 प्लस 2b बाई ए, ये आपका के का वैल्यू था, के इंटू एम ऑफ टी एंड दिस इज cos of omega ct. This is the general equation of AM in the non-linear devices, जो आपको ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ, है ना। चलिए m of t आपको क्या दिया हुआ है, cos of omega mt, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए आप cos of 2 pi fmt, cos of omega mt। कैरियर पावर दिया हुआ है ac into cos of omega ct, तो a टाइम्स ऑफ ac यहाँ बाहर आएगा और a टाइम्स ऑफ ac को ही बोलेंगे हम ac डैश, क्या बोलेंगे हम AC डैश। आपको ऑलरेडी ड्राइव कर चुका हूँ ये इक्वेशन, अगर आप जो है क्लास की हैं तो आपको पता है ये इक्वेशंस कैसे आया, डायरेक्ट हम लिख दिए यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ से देखेंगे हम कि पावर कितना होगा, तो कैरियर पावर कितना होगा, कैरियर पावर इज AC डैश स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, दिस इज योर कैरियर पावर। ओके, नाउ दिस इज AC डैश, दिस इज दिस वन। सो यहाँ पर अगर आप निकालना चाहें कि सर टोटल साइडबैंड पावर कितना होगा, तो टोटल साइडबैंड पावर कितना हो जाएगा, तो देखिए टोटल साइडबैंड पावर, ये एम्पलीट्यूड क्या बन जाएगा, इसको अगर आप ब्रेक करेंगे तो ब्रेक करने के बाद कैसा बनेगा सर्किट, तो देखिए ये बनेगा SAMT इक्वल टू AC डैश cos ऑफ ओमेगा CT प्लस 2b बाय A AC डैश cos ऑफ ओमेगा MT इंटू cos ऑफ ओमेगा CT, है ना। चलिए 2 इंटू कॉस ऑफ ओमेगा एमटी इंटू कॉस ऑफ ओमेगा सीटी, तो इसको लिख सकते हैं आप यहाँ पर कैरियर पावर कितना देगा, AC डैश स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, ये दे देगा आपका कैरियर पावर AC डैश का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। और यहाँ पर देखिए B AC डैश बाय A 2 cos A इंटू cos B, तो ये बन जाएगा आपका, इसको लिख सकते हैं आप B बाय A इंटू AC डैश, दिस इज cos ऑफ ओमेगा CT प्लस ओमेगा MT प्लस cos ऑफ ओमेगा CT माइनस cos ऑफ ओमेगा MT। ओके, ये बन गया आपका, तो ये अपर साइडबैंड, ये लोअर साइडबैंड, तो टोटल साइडबैंड पावर कितना, एम्पलीट्यूड स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 एंड टोटल साइडबैंड पावर इज व्हाट, B by A into AC dash square divided by 2, this is amplitude square by 2 and into 2 what, because total sideband power is twice of the upper sideband or either lower sideband. Okay, so both having the power same, so 2 is 2 cancel out. Now the total sideband power is what, B by A square into AC dash square. Okay, now in the questions you have given total sideband power is half of PC, so just put here total sideband power is B square by A square into AC dash square. Total sideband power is half of AC square, so this is your AC square divided by 2. So AC square is cancel out. Now B by A equal to what? This is equal to 1 by 2. So A by B value is what? This is 2. So answer is 2. 2 is your right answer. Got it? So this is the gate questions. I hope this question is clear. बोलिए सर क्लियर है सबको, कोई प्रॉब्लम तो बताइए यहाँ पे, हैव यू एनी प्रॉब्लम? So A by B equal to 2. Now next question. आगे बढ़े, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था, अगर आपको आपने क्लास किया है तो बेसिक क्वेश्चन था, ये आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। ये डायरेक्ट इक्वेशन हम यहाँ पे लिख सकते हैं बाय यूजिंग द नॉन लीनियर डिवाइस, इसलिए पूरा डिटेल में आपको पढ़ाया गया था। डिटेल में पढ़ने का यही फायदा है ना, पूरे डिटेल में डेरिवेशंस के साथ, इसलिए आपको पढ़ाया पूरा अच्छे तरीके से।
चलिए अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्लियर है ना सबको? अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है, द डायगोनल क्लिपिंग इन एम्पलीट्यूड डीमॉड्यूलेशन यूजिंग एनवेलप डिटेक्टर। आपको याद होगा एनवेलप डिटेक्टर आपको पढ़ाया था, can be avoided if RC time constant of the envelope detector satisfy the following conditions, where W is the message bandwidth and W is the carrier frequency radian per seconds. आपको बताया होगा मैंने कि RC must be less than equal to under root 1 minus beta square upon beta into omega m. Omega m is the what? Message signal bandwidth. If it satisfies this condition, then it must be avoid the diagonal क्लिपिंग इन द केस ऑफ एनवेलप डिटेक्टर। आपको पता है एनवेलप डिटेक्टर का आउटपुट कैसा था आपका? कुछ ऐसा था नहीं? एनवेलप डिटेक्टर का आउटपुट कुछ ऐसा था। तो जो डायगोनल क्लिपिंग है उसको अवॉइड करने के लिए दूसरा एक कंडीशन बताया था कि आरसी टाइम कांस्टेंट मस्ट बी ग्रेटर देन 1 by fc but less than 1 by fm, right? So if this condition is satisfied or if this condition is satisfied, then it is nothing but it avoid the diagonal clipping। अब ये डायगोनल क्लिपिंग को अवॉइड करना है तो बताइए यहाँ पर आंसर कौन सा होगा? ओमेगा एम क्या मैसेज सिग्नल्स की है, तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि आरसी जो होगा आरसी मस्ट बी लेस देन 1 by ओमेगा होगा। ओके, सो व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट? ये तो होगा नहीं, ओमेगा सी पे तो डिपेंड करेगा नहीं, ग्रेटर नहीं होगा। सो ऑप्शन ए इज योर राइट ऑप्शन। गॉट इट? तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस। इसके अलावा मैंने क्लास में अप्रोक्सीमेटली क्वेश्चंस आपको एनालॉग कम्युनिकेशंस का करवा दिया है ना? तो उस क्वेश्चंस को बनाइए। इन केस इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन आस्क। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। चलिए थर्ड क्वेश्चन कह रहा है द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ द फॉर्म px equal to k e raised to power minus alpha into mod of x, then the value of the k is what? k का वैल्यू कितना होगा? आपको पता है माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट पी ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, इसकी वैल्यू कितनी होगी? 1, जो कि मैक्सिमम वैल्यू पीडीएफ की कितनी होती है? 1 होती है। सो जस्ट इंटीग्रेट कीजिए इसको, तो क्या लिखेंगे इसको? पी ऑफ एक्स इक्वल टू के ई रेज़ टू पावर माइनस अल्फा एक्स यू एक्स फॉर एक्स ग्रेटर देन 0 एंड के ई रेज़ टू पावर अल्फा एक्स इंटू यू ऑफ माइनस एक्स फॉर एक्स लेस देन 0। एक्स को एक बार हम पॉजिटिव रखें, एक बार एक्स को क्या किया हम नेगेटिव रखें। So this is minus infinity to 0 k into e raised to power alpha x into dx plus 0 to infinity k into e raised to power minus alpha x into dx is equal to 1। चलिए इंटीग्रेट कीजिए। जब इसको इंटीग्रेट करेंगे ये आएगा k by alpha, और जब इसको इंटीग्रेट करोगे ये भी आएगा k by alpha। This is equal to 1, so 2k by alpha is equal to 1, so k equal to alpha by 2। So which answer is correct? Option C. So option C is your right answer. Option C is your right answer. Got it? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। कह रहे ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है, बहुत अच्छा। x takes the value 1 to 5 with probability as shown in the table। ओके, k का वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट है, 1 2 3 4 5। उस केस में जो प्रोबेबिलिटी है वो दिया है 0.1 0.2 0.4 0.2 एंड 0.1। यू हैव गिवन द प्रोबेबिलिटीज। ओके, कैलकुलेट मीन ऑफ x इज 3.5। x जो है वो कैलकुलेट किया कितना? 3.5 एंड हर टीचर कैलकुलेट द वेरिएंस इक्वल टू 1.5। स्टूडेंट जो था वो स्टूडेंट भैया कैलकुलेट किया मीन वैल्यू को, और मीन वैल्यू कैलकुलेट किया कितना? 3.5 एंड वेरिएंस जो है वो टीचर ने कैलकुलेट किया, और टीचर ने कैलकुलेट करके लाया कितना? 1.5। तो कह रहा है कौन सा स्टेटमेंट सही है, मतलब कौन सा स्टेटमेंट, मीन सही है या वेरिएंस सही है? मतलब टीचर सही है या स्टूडेंट सही है, या दोनों सही है या दोनों गलत है, एक सही है या एक गलत है, इसके बारे में भी हम देखेंगे। अब बताइए ये कौन सा है? डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है, और आपको पता है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का बहुत अच्छे से पढ़ाया हूं मैं आपको कि इफ इंटीग्रेशन रिप्लेस्ड विद द समेशन देन इट बिकम्स डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। तो सबसे पहले हम निकालते हैं मीन वैल्यू को।
सो मीन वैल्यू क्या होगा दोस्त? दिस इज समेशन रनिंग फ्रॉम k is equal to 1 to n minus 1. This is x I is varied from 1 to n minus 1 xi into p of xi. चलिए अब डिफरेंट डिफरेंट यहाँ के का डिफरेंट वैल्यू के लिए चलो क्या हो जाएगा? मीन वैल्यू 1 इंटू 0.1 प्लस 2 इंटू 0.2 प्लस 3 इंटू 0.4 प्लस 4 इंटू 0.2 प्लस 5 इंटू 0.1. चलो कैलकुलेट करो. 0.1 प्लस 0.4 प्लस 1.2 प्लस 0.8 प्लस 0.5. सो दिस इज योर 2 2 2 और यहाँ पर आपका आ गया 0.5 0.5 1 and this is your 2, so this is equal to 3. so मीन वैल्यू कितना आ गया? 3. और स्टूडेंट कितना कैलकुलेट किया था? 3.5. मतलब स्टूडेंट गलत है, स्टूडेंट गलत, रॉन्ग. अब टीचर देखते हैं भैया, टीचर भी रॉन्ग तो नहीं है. वेरिएंस कितना कैलकुलेट किया टीचर ने? 1.5. तो बताइए वेरिएंस क्या होता है? m2 माइनस m1 स्क्वायर. चलो m2 कितना हो जाएगा? m2 xi स्क्वायर इंटू पी एक्स आई. समीशन करके निकालेंगे, है कि नहीं? चलिए xi इंटू पी एक्स आई. xi 1 का स्क्वायर इंटू 0.1 प्लस 2 का स्क्वायर इंटू 0.2 प्लस 3 का स्क्वायर इंटू 0.4, राइट, प्लस 4 का स्क्वायर इंटू 0.2 प्लस 5 का स्क्वायर इंटू 0.1. चलो अब इसको जब सॉल्व करेंगे ये कितना जाएगा? 0.1 प्लस 4 इंटू 0.2 कितना जाएगा? 0.8 प्लस 9, दिस इज 3.6. 9 चक 36, दिस इज 3.6. ये कितना हो जाएगा तुम्हारा? 4 चक 16 दूनी 32, दिस इज 3.2, दिस इज 2.5. चलिए इसको सॉल्व कीजिए. तो ये आ जाएगा आपका 2.5, दिस इज 5 7 7 6 13 13 और 8 21 21 और 1 22. दिस इज 2 2 and 2 4 4 और 3 7 7 3 10 10 10.2 आ गया आपका. ठीक है, चलो ये m2 आ गया. तो वेरिएंस कितना हो जाएगा दोस्त? वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर m2 माइनस m1 स्क्वायर. सो 10.2 माइनस 1.5 का स्क्वायर, सॉरी 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर. सो दिस इज 10.2 माइनस 9 और ये कितना आ गया? 1.2. मतलब टीचर भी जो है गलत है और स्टूडेंट भी गलत है. सो ऑप्शन, which option is correct? Option B is your right option. Both a student and teacher are wrong. दोनों गलती किए हैं, टीचर भी और स्टूडेंट भी. Got it? It's very good questions from your discrete random variables. Are you getting my point? Is that clear? Please write each and everyone, clear or not? चलिए अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन. ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, है ना, आप लोग ट्राई किए थे, हम लोग आपको दे दिया था क्वेश्चन पहले ही. द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन गिवन एज px इक्वल टू k e raised to power minus x square by 2. द वैल्यू ऑफ द k शुड बी व्हाट? k का वैल्यू कितना होगा? देखो ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस में है और आपको पता है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस क्या होता है? 1/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर e raised to power minus x minus eta x का होल स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ सिग्मा स्क्वायर. अगर इसको आप रिलेट करें, पुट करें, अगर ईटा एक्स का वैल्यू 0 एंड सिग्मा स्क्वायर का वैल्यू 1 अगर पुट करें तो देखो पी ऑफ एक्स क्या बन जाएगा? 1/√2 पाई e raised to power minus x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2. ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमको चाहिए था क्या? k का वैल्यू, मतलब कांस्टेंट वैल्यू. कांस्टेंट वैल्यू कितना आ गया? 1/√2 पाई. सो आंसर ए इज योर राइट आंसर. गॉट इट? बोलो दादा, क्लियर है सबको? इज दैट क्लियर?
आंसर ये इज योर राइट आंसर। कुछ नहीं करना है, स्टैंडर्ड में आपको कन्वर्ट, स्टैंडर्ड जो भी दिया हुआ है उसमें आपको पुट कर देना है, जस्ट पुट ऑन स्टैंडर्ड फंक्शन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। Now come to the next question number 7. क्वेश्चन नंबर 7 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 ध्यान से समझिएगा, ये पैसेज के क्वेश्चन है, ये पैसेज के क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, ये पैसेज पहले दे रहा है, कह रहा है एक्सटी इज ए रैंडम प्रोसेस। पैसेज दिया कि एक्सटी जो है एक रैंडम प्रोसेस है विथ ए कांस्टेंट मीन वैल्यू ऑफ 2। मीन वैल्यू कितना है? 2 है। एंड ऑटो कोरिलेशन फंक्शन दिया हुआ है इसका, ये दिया हुआ है ऑटो कोरिलेशन फंक्शन आपको। ठीक है, कह रहा है x be the Gaussian random variable obtained by sampling the process at t equal to ti and let, ये दिया हुआ आपको q of अल्फा की वैल्यू, आपको ऑलरेडी मैं बता दिया था। कह रहा है the probability of that x less than equal to 1 की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। अगर आप ध्यान से देखें, एक गॉसियन रैंडम वेरिएबल है। ऐसा रैंडम वेरिएबल है सर, गॉसियन रैंडम वेरिएबल है जिसमें मीन वैल्यू कितना दिया हुआ है आपको? 0 दिया हुआ है। तो मीन वैल्यू आपको यहाँ पर कितना दिया हुआ है? 0। देखो यहाँ से, ये मीन वैल्यू मत समझना, ये किसके लिए है? एक्सटी के लिए है। बट यहाँ पर जो हम दिया हुआ है सैंपल करने के बाद, जब एक्सटी को हम सैंपल कर दिए टी इक्वल टू टी आई पे, तो ये दिया हुआ आपको। अब इसको जब रिलेट करोगे तो यहाँ पर देखो मीन वैल्यू कितना है आपका, यहाँ से देखिए मीन वैल्यू कितना है? 0। सो मीन वैल्यू इज 0। कह द प्रोबेबिलिटी दैट x लेस देन इक्वल टू 1, x लेस देन इक्वल टू 1 मतलब सबसे पहले आपको z की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। z की वैल्यू क्या होगी? x माइनस सीटा x अपॉन सिग्मा x। तो जब मीन वैल्यू 0 है, तो मीन वैल्यू 0 है तो वेरिएंस क्या होगा बताइए? तो वेरिएंस इक्वल टू m2 माइनस m1 स्क्वायर। तो जब मीन वैल्यू 0 है तो जो सेकंड मोमेंट है वही ना वेरिएंस होगा। अब rx टॉ दिया हुआ है तो सेकंड मोमेंट क्या होगा? सेकंड मोमेंट टॉ का वैल्यू क्या पुट कर देंगे आप? 0। तो आफ्टर पुटिंग टॉ का वैल्यू 0 यू विल गेट द सेकंड मोमेंट एंड व्हाट इज द सेकंड मोमेंट? दिस इज इक्वल टू 8। सो 8 इज क्या है? सिग्मा स्क्वायर है। तो सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन कितना हो जाएगा? 2√2 हो जाएगा, है कि नहीं? मतलब यहाँ पर z का वैल्यू आ गया 1/2√2। अब आपसे पूछ रहा है कि भैया बताओ द प्रोबेबिलिटी दैट x लेस देन इक्वल टू 1, मतलब जो भी वैल्यू आई है उससे छोटा की प्रोबेबिलिटी चाहिए। मतलब आपको ये एरिया चाहिए, ये एरिया चाहिए। प्रोबेबिलिटी मतलब एरिया निकालना पड़ेगा, मतलब आपको जो है ये एरिया चाहिए। तो एक बात बताओ, टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी? 1। टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी? 1। और जो आगे वाली वैल्यू है, ये जो वैल्यू है ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? q ऑफ z रिप्रेजेंट करेगा, है कि नहीं? ये एरिया क्या रिप्रेजेंट करेगा? q ऑफ z। आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। तो ये एरिया कितना? q ऑफ z, मतलब ये वैल्यू कितना है? q ऑफ 1/2√2 है। तो ये एरिया कितना हो जाएगा बताइए? अगर टोटल में से हम इसको सब्सट्रैक्ट कर दें तो ये मिल जाएगा ना? बोलिए। तो ये आपका आ जाएगा प्रोबेबिलिटी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? So option, which option is correct? Option D is the right answer. So option D is your right answer. Are you getting the point? In some book, कोई भी इंस्टीट्यूट्स के जो बुक है अलग अलग, उसमें अलग अलग आंसर दिए रहते हैं। बट जो मैं आपको आंसर दे रहा हूँ ये सबसे राइट आंसर है। आंसर इज डी आंसर। कोई कोई इसको ये दिया है, कोई बी दिया है, सब गलत है। आंसर डी इज योर राइट आंसर। मजेदार क्वेश्चन था ना? क्लियर हुआ? यस दक्षा, यहाँ पर देखो कि ये कैसे पता चला सर। यहाँ पर देखिए आपको दिया हुआ है, यहाँ अगर ध्यान से देखिए तो ये दिया 1/√2 पाई ई रेज़ टू पावर माइनस वाई स्क्वायर बाई 2, है ना? ये आपको दिया हुआ है। और यहाँ पर वैसे भी लिख दिया है एक्स बीटा गॉसियन रैंडम वेरिएबल। देखो यहाँ लिखा हुआ है गॉसियन रैंडम वेरिएबल ऑब्टेन्ड बाय सैंपलिंग, दिया हुआ है क्वेश्चन में वैसे भी। अच्छा, इससे पहले वाले क्वेश्चन में, अच्छा देखता हूँ इससे पहले वाला क्वेश्चन क्या, पहले ये देख लो, जो देख लेता हूँ क्या था पहले वाला क्वेश्चन। ये पहले वाला क्वेश्चन में, ये देखो ना, पहले वाला क्वेश्चन में यहाँ दे दिया है
PDF के e रेज़ टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, तो e रेज़ टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 किसके फॉर्म में आएगा, कब आएगा, गॉसियन में ही आएगा ना, एक्सपोनेंशियल का स्क्वायर। आया समझ में? अच्छा, इज दैट क्लियर? और दूसरा कोई उपाय ही नहीं था। एक्सपोनेंशियल में स्क्वायर का फॉर्म किसमें आता है, ओनली, यस। तो आंसर इसका क्या होगा, डी आंसर। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर तो आपको पता चल गया कि ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। चलिए इतना बना लीजिए, फिर हम आएंगे सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। कल जो पढ़ा रहा था मैं सैम्पलिंग करने का, है ना, स्टडी क्लास में, वही क्वेश्चन बेस्ड है यहाँ पे। बड़ा अच्छा क्वेश्चन, ध्यान से देखना, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है यहाँ पे, सैम्पलिंग बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, चलो देखते हैं हम लोग। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। देखो सेकंड क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये था फर्स्ट क्वेश्चन इसका, ठीक है, ये है सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा लेट y and z be the random variable obtained by sampling xt at t equal to 2। मतलब y जो है, जब x को हम t equal to 2 पे सैंपल्ड कर दिए तो इस रैंडम वेरिएबल को क्या बोल दिया हम, y of t। और जब हम x को t equal to 4 पे सैंपल कर दिए तो इसी रैंडम वेरिएबल को बोल दिया हम z of t। कह रहा लेट अनदर फंक्शन w equal to y minus z then the variance of the w is what। मतलब वेरिएंस ऑफ W निकालना है मुझे, तो वेरिएंस ऑफ W कैसे निकालोगे, यहां से देखिए, जब ईटा x की वैल्यू 0 है, जब मीन वैल्यू 0 है, तो ईटा y भी 0 होगा और ईटा z भी क्या होगा, 0 होगा। क्योंकि ईटा x ही 0 है, तो इसी को ना सैंपल कर रहे हैं t इक्वल टू 2 पे, तो बन गया y। जब इसको सैंपल कर दिया t इक्वल टू 4 पे, तो बन गया z। तो मीन वैल्यू तो 0 होंगे। चलो ये तो पता चल गया आपको। अब मुझे चाहिए वेरिएंस ऑफ W। तो वेरिएंस ऑफ W क्या लिखोगे, देखो ध्यान से, सिग्मा स्क्वायर, मतलब जो सेकंड मोमेंट है W का वही ना देगा आपका। तो यहां पर लिख सकते हैं कि ईटा W, ईटा Z इक्वल टू 0 है, तो ईटा W भी कितना हो जाएगा आपका, 0। सो वेरिएंस ऑफ W स्क्वायर इज एक्सपेक्टेशन ऑफ W माइनस ईटा W का स्क्वायर, मतलब एक्सपेक्टेशन ऑफ W स्क्वायर। और इसको क्या लिख सकते हैं, एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई स्क्वायर, वाई माइनस जेड का स्क्वायर। अब इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई स्क्वायर प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ जेड स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ जेड। मतलब इसको आप लिख सकते हैं कि जब इसको t इक्वल टू 2 पे सैंपल्ड किया गया था, तब यहाँ पर एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई स्क्वायर, सो बताइए इसको लिख सकते हैं एक्सपेक्टेशन ऑफ x ऑफ t माइनस 2 का स्क्वायर प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ, और कौन सा है ये, x ऑफ t माइनस 4 का स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ t माइनस 2 x ऑफ t माइनस 2 इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ x ऑफ t माइनस 4। बोलिए सर, लिख सकते हैं, सैंपल कर दिए हैं, एक को t इक्वल टू 2 पे और एक को सैंपल कर दिए हैं t इक्वल टू 4 पे। गॉट इट? इज दैट क्लियर? प्लीज राइट ईच एंड एवरीवन, क्लियर और नॉट? ठीक है, अब बताइए, अगर सेम पॉइंट पे हो तो टाइम डिफरेंस कितना है, 0। मतलब इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, आर एक्स एक्स ऑफ 0, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, आर एक्स एक्स ऑफ 0, और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ आर एक्स एक्स ऑफ, टाइम डिफरेंस देखिए कितना का है, 2 सेकंड का है, तो आर एक्स एक्स ऑफ 2। अब ये आपको आर एक्स एक्स ऑफ टॉ दिया हुआ है, तो आर एक्स एक्स ऑफ 0 कितना हो जाएगा, 8। आर एक्स एक्स ऑफ 2 निकाल लीजिए, ये कितना हो जाएगा, 4 इंटू 1 प्लस ई रिज टू पावर माइनस 0.4, है कि नहीं। इसको सॉल्व कर लीजिए और सॉल्व करके यहाँ पर पुट कीजिए, तो मिल जाएगा आपको सिग्मा स्क्वायर। ठीक है, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 8 प्लस 8 माइनस 8 इंटू 1 प्लस ई टू पावर माइनस 0.4, और जब इसको सॉल्व करेंगे आप तो ये आ जाएगा तुम्हारा 8 माइनस 8 इंटू ई टू पावर माइनस 0.4, और जब इसको सॉल्व करेंगे सर आपको तो आएगा 2.64 आंसर। तो आंसर सी इज योर राइट आंसर। बोलिए सर, मजा आ गया, एकदम क्लियर है सबको?
वन ऑफ द बेहतरीन क्वेश्चन है, बेस्ट क्वेश्चन। इज दैट क्लियर? कल इस पे बेस्ड हम बहुत सारे क्वेश्चंस करवाए थे आपको। हमेशा ऑटो कोरिलेशन में क्या देखना है? टाइम गैप को देखना है हमेशा। हमेशा टाइम गैप को देखना है। बोले दादा, क्लियर सबको? कुछ नहीं था, t इक्वल टू 2 पे सैंपल कर दिया तो y ऑफ t कर दिया, t इक्वल टू 4 पे सैंपल कर दिया तो इसी फंक्शन को, नया फंक्शन को z ऑफ t बोल दिए। तो वेरिएंस क्या होगा भैया? इसका w का वेरिएंस पूछ रहे, तो क्या होता है? वेरिएंस w माइनस थीटा w का होल स्क्वायर, है ना? और इस तरह से हम निकाल दिए। थीटा w कितना था? 0 था। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बेहतरीन क्वेश्चन था, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन। चलो इस क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है। कह रहा है ये जीरो मीन व्हाइट गॉसियन नॉइज, एक जीरो मीन है, व्हाइट गॉसियन नॉइज है। कैसा नॉइज है? व्हाइट गॉसियन नॉइज हैविंग द पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी इज n0/2। बहुत अच्छा बात है, पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी होता भी है कितना? n0/2 is passed through at a LTI filter whose impulse response h of t shown in the figure। h of t आपको दिया हुआ impulse response। कह रहा the variance of the filter noise at t equal to 4 पे कितना होगा, है ना? t equal to 4 पे वेरिएंस कितने होंगे? वेरिएंस अब देखिए, जीरो मीन व्हाइट नॉइज, जीरो मीन दिया हुआ है, मतलब अगर ये x ऑफ t है, अगर इसको आप पास करते हैं h ऑफ t से, एंड ये अगर आपका y ऑफ t है, अगर इसका मीन वैल्यू ईटा x 0 है, और अगर आपका ईटा x ही 0 हो गया, तो ये क्या पुट करते हैं? h ऑफ 0, तो ईटा y क्या हो जाता है? h ऑफ j0 इंटू ईटा x। तो अगर ईटा x ही 0 है तो ईटा y भी कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और जब मीन वैल्यू आउटपुट का 0 है तो वेरिएंस क्या हो जाएगा? वेरिएंस इज एक्सपेक्टेशन ऑफ y स्क्वायर। सेकंड मोमेंट ही क्या देगा आपका? वेरिएंस देगा। बोलिए, जब मीन वैल्यू 0 है तो जो सेकंड मोमेंट है वो क्या देगा आपका? वेरिएंस देगा आपको। तो सेकंड मोमेंट निकालना है आउटपुट का। अब बताइएगा, अगर इनपुट का पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी xx ओमेगा है और आउटपुट का पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी syy ओमेगा हो, तो syy ओमेगा क्या लिखते थे आप? h ऑफ j ओमेगा मॉड का स्क्वायर इंटू xx ओमेगा। बोलिए, यही लिखते थे ना? तो आउटपुट का पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी क्या होगा, इसको सबसे पहले देखना है मुझे कि व्हाट इज द पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी ऑफ द आउटपुट। आउटपुट की पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी क्या होगी, है ना? तो h ऑफ j ओमेगा क्या होगा बताइए? तो h ऑफ j ओमेगा को अगर लिखोगे आप तो क्या लिखोगे? माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी h ऑफ t e टू पावर माइनस j ओमेगा t इंटू dt, यही होगा फूरियर ट्रांसफॉर्म इसका। लेकिन यहां पर मुझे क्या निकालना है? एस वाई वाई ओमेगा सेकंड पावर चाहिए मुझे, मतलब इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एस वाई वाई ओमेगा पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी क्या देगा? आर वाई वाई टॉ देगा। और अगर हम टॉ का वैल्यू 0 पुट कर दें, टॉ का वैल्यू 0 पुट कर दें, तो बताइए टॉ का वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो जो एरिया निकला वही एरिया ना पावर देगा, वही एरिया क्या देगा आपका? पावर देगा। मतलब यहाँ पर एस वाई वाई ओमेगा जो बनेगा वो क्या बनेगा? एच ऑफ जे ओमेगा मॉड का स्क्वायर इंटू n0/2, ये बनेगा। बोलिए, कोई दिक्कत, कोई परेशानी है क्या? हैव यू एनी प्रॉब्लम? ये बन गया आपका। अब इंटीग्रेट कीजिए इसको, 0 इसको इंटीग्रेट करेंगे तो एरिया क्या हो जाएगा? देखो, ये एरिया प्लस ये एरिया प्लस ए एरिया। अब तीनों एरिया निकालिए,
ये एरिया कितना हो जाएगा ए, ये एरिया कितना हो जाएगा, ठीक है, इंटीग्रेट कर दो, इसका एरिया निकाल लो। यहाँ अगर हम एच ऑफ जीरो पुट करें तो क्या हो जाएगा, माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एच ऑफ टी इंटू डी टी, एच ऑफ जे जीरो। एरिया है ना, तो बताइए एच ऑफ जे जीरो क्या आ जाएगा, 0 से 1 ए इंटू डी टी, ठीक है, प्लस 1 से 2 माइनस ए इंटू ए स्क्वायर इंटू डी टी, ए इंटू डी टी, प्लस 2 टू 3 ए इंटू डी टी। बट ये हमको इसकी रिक्वायरमेंट है नहीं, मुझे एम्पलीट्यूड का स्क्वायर चाहिए, तो एम्पलीट्यूड का स्क्वायर चाहिए तो तीनों का स्क्वायर कर दो टाइम डोमेन में, है ना, एच ऑफ जे ओमेगा स्क्वायर एच ऑफ टी का स्क्वायर, या तो आप एच ऑफ जे ओमेगा निकाल लीजिए एंड देन उसका स्क्वायर कीजिए, ठीक है, दोनों आप कुछ भी कर सकते हैं। चलो यहाँ तक क्लियर है, आगे देखते हैं हम लोग, यहाँ तक क्लियर है सबको, जगह नहीं है मेरे पास, डोंट वरी, इज दैट क्लियर, s by y omega is h of j omega col square into sx omega, is that clear? That's good, that's good. ठीक है, चलो अब हम एम्पलीट्यूड का स्क्वायर निकालने की चाह रहे हैं, ठीक है, इसका एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, तो ये एच ऑफ टी है, एच ऑफ जे ओमेगा, एच ऑफ जे ओमेगा का होल स्क्वायर, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एच ऑफ जे ओमेगा इंटू एच ऑफ माइनस ऑफ जे ओमेगा कंजुगेट, या इसको लिख सकते हैं आप एच ऑफ जे ओमेगा एच ऑफ कंजुगेट जे ओमेगा, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं इसको। चलिए सेकंड में लॉगिन हुई है, फिर मैं बताता हूँ इसको कैसे करें, पार्ट 2।